मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। आज बात राजनीति की। दोस्तों, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक नाम लगातार चर्चाओं में और विवादों में है। वो नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। जी हाँ, वीर सावरकर। वीर सावरकर को लेकर काफ़ी आजकल राजनीति का माहौल गर्म है। ताज़ा मामला तब उछला जब राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी जी के कहने पर माफ़ी मांगी थी। खैर, सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी या माफ़ी नहीं मांगी थी, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और उनकी माफ़ी मांगने के क्या मायने थे और क्या नहीं थे, इस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चूँकि कई राजनीतिक विद्वान इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम लोग छोटी मोटी चीज़ें सुन के सीखते हैं, समझते हैं, हम आज चर्चा उन पर करेंगे। दोस्तों, सावरकर जी वीर थे या माफ़ी वीर, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं कहानी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये कहानी सुनकर काफ़ी हद तक आपके नज़र में ये नज़रिया क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में एक छोटा सा प्यारा सा शहर है ललितपुर। उसी शहर से मैं आता हूँ। हमारे शहर का एक परिवार है, किलेदार परिवार। इस परिवार ने इस देश को कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हैं। बात 1930 की है, जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उस समय ललितपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे नंद किशोर किलेदार। जी हाँ, नंद किशोर किलेदार जी और उनके बेटे श्री ब्रजनंदन किलेदार जी उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उस समय ललितपुर जिला नहीं हुआ करता था, झांसी जिले का सब डिवीजन हुआ करता था। चूँकि झांसी के जिले के पूरे जिलाध्यक्ष नंदकिशोर किलेदार जी थे, तो उन्होंने जाके झांसी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। दोनों पिता पुत्र जेल में बंद कर दिए गए। जिन दिनों उनको जेल में डाला गया, उसके 15 दिन बाद नंदकिशोर किलेदार जी की बेटी और ब्रजनंदन किलेदार जी की बहन की शादी थी। बारात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से आनी थी। एक बेटी का सपना होता है कि उसका कन्यादान उसका पिता करे, उसकी डोली को कांधा उसका भाई दे। लेकिन उस लड़की की सोचिए जिसके भाई और पिता दोनों देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में हों और जेल में हों। वकीलों के माध्यम से जब ये बात अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंची, तो अंग्रेजी हुकूमत ने दरियादिली दिखाने की एक्टिंग की। उन्होंने कहा ठीक है, हम किलेदार पिता पुत्र को छोड़ देंगे, उन्हें एक एग्रीमेंट भर के देना पड़ेगा। उस एग्रीमेंट की जो शर्तें थी वो किसी माफ़ीनामे से कम नहीं थी। उसमें लिखा था कि हमने जो आंदोलन चलाया है उसको लेकर हम अंग्रेजी सरकार से माफ़ी मांगते हैं और ये वादा करते हैं कि आज के बाद कभी भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस तरह से आंदोलन नहीं करेंगे। जब वकील साहब ये एग्रीमेंट लेकर नंद किशोर किलेदार जी के पास पहुँचे तो वे एकदम बिफर उठे। उन्होंने कहा, यार मैं किस बात की माफ़ी मांगूं? मैं अपनी मातृभूमि को इन जालिम लुटेरों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये कोई माफ़ी मांगने वाला विषय है? वकील साहब ने समझाया, अरे पंडित जी, 15 दिन बाद बेटी की बारात आनी है। आनी है तो आने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बारात लौट जाएगी। एक पिता के मुंह से ये शब्द बहुत कठोर होते हैं। कोई भी पिता, मेरी उम्मीद में है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि चाहे तो उसकी बेटी की बारात लौट जाए। लेकिन किलेदार जी उस समय माँ की सेवा में थे, धरती माता की सेवा में। वकील साहब ब्रजनंदन किलेदार जी के पास पहुँचे। ब्रजनंदन किलेदार जी को समझाया कि भाई अपने पिताजी को समझाओ, तो जैसा बाप वैसा बेटा। उन्होंने भी कह दिया कि बाबूजी ने जो कहा है मैं उस पर अटल हूँ, बहन की बारात लौट जाए तो लौट जाए। अंग्रेजों के माफ़ीनामे पर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। परिवार के पास जब ये संदेश पहुंचा कि पिता पुत्र तो जेल से निकलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो घर में आप क्या सोच रहे होंगे, क्या माहौल होगा? बेटे की माँ को जब पता चले कि उसके पति बेटी की विदा करने नहीं आ रहे हैं, तो घर में क्या माहौल होगा? भाई जश्न का माहौल था।
क्योंकि वो एक क्रांतिकारी की पत्नी थी, एक क्रांतिकारी की माँ थी। नंदकिशोर कलेदार जी की पत्नी ने वकील साहब को समझाया कि आप चिंता मत करो, जो जिम्मेदारियां होंगी हम निभाएंगे, शादी तो ठप्पे से होगी, लेकिन अड़चने तो कह के आती नहीं है। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि लड़की के ससुराल वालों को जब पता चले कि बाप बेटे दोनों जेल में हैं तो वो आने से मना कर दें। संदेश होशंगाबाद भेजा गया। लड़की के ससुराल वालों को जब ये पता चला कि दोनों लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल में हैं और अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से मना कर चुके हैं, तो होशंगाबाद वालों का सिर जो है फक्र से ऊंचा हो गया। उन्होंने कहा वाह, ये हुई ना बात, आज मजा आया कि किस घर में रिश्तेदारी की है। और उन्होंने अपनी बहू, अपनी होने वाली बहू की माँ को संदेश भेजा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम बारात लेके आएंगे, बाराती बन के आएंगे और घराती का भी रोल अदा करेंगे। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि वो ललितपुर में आ रहे हैं। ललितपुर जो अमन की नगरी है, ललितपुर जो प्रेम की नगरी है। कलेदार जी की बेटी की बारात ललितपुर में आई, उनका भव्य स्वागत हुआ। शायद नंदकिशोर कलेदार जी भी जो स्वागत नहीं कर पाते, वो ललितपुर वालों ने स्वागत किया। उनकी बेटी की धूमधाम से विदा हुई। बेटी की विदा के करीब 15 दिन बाद दोनों पिता पुत्र अंग्रेजों की कैद से आज़ाद हुए। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल अंग्रेजों के सामने रख दिया कि भारत का क्रांतिकारी गला कटा लेगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, ये बात थी कलेदार जी की। कलेदार जी के सामने जो मजबूरी थी वो बहुत बड़ी थी। एक पिता के सामने, एक भाई के सामने इससे बड़ी मजबूरी कुछ नहीं हो सकती है। मैं यहाँ ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी अथवा नहीं मांगी थी। सावरकर जी ने माफ़ी मांग के सही किया था या गलत किया था। मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि देश को आज़ादी किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारधारा ने नहीं दिलाई है। देश को आज़ादी समग्र प्रयास से मिली है, चाहे वो सावरकर जी के प्रयास रहे हो, चाहे वो गांधी जी के रहे हो, चाहे सरदार भगत सिंह जी के रहे हो, ऊधम सिंह जी के रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खान साहब और उन जैसे तमाम जाने अनजाने क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के प्रयास से ही हमें आज़ादी मिली है। तो आप सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगी अथवा नहीं मांगी, हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। हमें आज़ादी कैसे मिली ये जानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ। अगर आप लोग मेरी ये बात देश के राजनेताओं तक, देश के हुक्मरानों तक पहुंचा सकें तो ज़रूर पहुंचाएं। आप भी मांग करें कि इस देश को गुलाम कैसे बनाया गया, ये देश गुलाम किन गद्दारों के कारण हुआ, इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। देखो, सावरकर जी को आप क्रांतिकारी माने अथवा ना माने वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि विनायक दामोदर सावरकर वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से 1857 का गदर 1857 की क्रांति कहलाई। तो उस हवन कुंड में, उस आज़ादी की हवन वेदी में जिसने भी जितनी आहुतियाँ डाली हैं उसको उतना प्रणाम करें और अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए समर्पित रहें। फालतू के विवादों में कुछ नहीं रखा है। विवाद अगर करना है तो अपने हक के लिए लड़ाई करें, रोजी रोटी के लिए लड़ाई करें, अपने समाज को संगठित करने के लिए काम करें। भारत माता की जय। जय श्री राम।